हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन। मैं राकेश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कक्षा 10th के 5वें अभ्यास नागरी लिपि के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो हिंदी से लिया गया है। तो चलिए चलते हैं हम लोग आज पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नागरी लिपि निबंध के लेखक हैं। नागरी लिपि जो है ये एक निबंध है और इनके लेखक क्या नाम है? इनके लेखक का नाम गुणाकर मिले है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारत इतिहास और संस्कृति किनकी रचना है? भारत इतिहास और संस्कृति ये गुणाकर मूल्य की रचना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ का राजा था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे वो पटना के राजा थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, किस शासक का लेख नंदी नागरी में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन्हीं तीनों शासक के अभिलेख जो है वो नंदी नागरी में नहीं। पहला जो मेवाड़ के गुहिल है उनका भी अभिलेख नंदी नागरी में नहीं है। सांभर अजमेर के चौहान वंश जो है उनका भी अभिलेख नंदी नागरी में नहीं है। और तीसरा कन्नौज के गढ़वाल वंश जो है उनका भी अभिलेख नंदी नागरी में नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इन सभी के जो है अभिलेख नंदी नागरी में नहीं है। छठा प्रश्न है कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में तमिल भाषा नहीं लिखी जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, गुणाकर मूले ने किस भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है? गुणाकर मूले ने ब्राह्मणी लिपि और सिद्धम लिपि इन दोनों लिपि का जो है संबंध देवनागरी लिपि से बताया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों। सातवां प्रश्न है कि उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं? तो उत्तर भारत का जो नागरी लिपि है उसे हम देवनागरी लिपि से जानते हैं। देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि महमूद गजनबी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा गया है? तो महमूद गजनबी द्वारा जो चलाया गया सिक्का था उसे ब्राह्मणी लिपि में अंकित किया गया था, लिखा गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो मराठी जो भाषा है उसकी लिपि देवनागरी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, मराठी का कौन सा अक्षर देवनागरी लिपि से भिन्न है? तो मराठी का जो है लौ अक्षर वो देवनागरी लिपि से भिन्न है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, बंगला लिपि प्राचीन लिपि की डैश है? बंगला लिपि जो है प्राचीन लिपि की बहन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, मान्यखेट के राष्ट्रकूट तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में प्राप्त हुए हैं? तो मान्यखेट के राष्ट्रकूट और विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे हरिहर एवं बुक्का उनका जो अभिलेख है वो नंदी नागरी लिपि में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित है? तो अकबर एक ऐसे शासक थे जिन्होंने एक ऐसा सिक्का चलाया जिन पर राम सीता की आकृति थी और उसमें रामसिया शब्द अंकित था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न हमारा है, मालवा में नागरी लिपि का प्रयोग होता था, इसका उल्लेख किसने अपनी पुस्तक में किया है? यानी मालवा में नागरी लिपि का प्रयोग होता था, इसका उल्लेख जो है अलबरूनी ने अपने पुस्तक में किया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रकूट शब्द की नींव किसने डाली थी? तो राष्ट्रकूट शब्द की जो नींव है दंती दुर्ग ने डाली थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न हमारा कि हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के आदि कवि किसे कहा जाता है या कौन है? तो हिंदी के आदि कवि सरहपाद को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न हमारा है कि अमोघ वर्ष कौन है? अमोघ वर्ष जो है वो कौन थे या कौन था? तो अमोघ वर्ष जो थे एक प्रख्यात विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि मिहिर भोज के ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? तो मिहिर भोज का जो है ग्वालियर प्रशस्ति ये संस्कृत भाषा में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने?
देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप जो बने थे वो 2 सदी पहले बने थे जब बने। 20वां प्रश्न है कि बेतमा कहाँ है। बेतमा जो है ये इंदौर के पास है। कहाँ है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इंदौर के पास। 21वां प्रश्न है दक्षिण भारत के किस राजा के पालियम तामपत्र मिले थे। तो ये पलियम जो तामपत्र मिले थे वो कौन सा दक्षिण का राजा था? दक्षिण भारत का राजा था। तो ये जो थे राजा वरगुन, उन्हें मिला था कौन सा? यानी पलियम का ताम्रपत्र। 22वां प्रश्न है कि नागरी लिपि निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। ये जो नागरी लिपि निबंध है ये किससे पुस्तक से लिया गया है? कौन सा पुस्तक है जिनसे नागरी लिपि लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी। भारतीय लिपियों की कहानी एक पुस्तक है जिनसे नागरी लिपि लिया गया है निबंध। 23वां प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है कहानी नहीं लिखा है, यानी कहानी का लेखन किया ही नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न हमारा है कि सिद्धम क्या है। तो सिद्धम जो है एक प्रकार की लिपि। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सिद्धम क्या है? तो एक प्रकार की लिपि है। 25वां प्रश्न हमारा है कि बेतमा दानपत्र किस समय का है। तो बेतमा जो दानपत्र है वो 1000 ईस्वी का, 1020 ईस्वी का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख जो है हमें वो दक्षिण भारत से मिले। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की है। तो गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई जो है मराठी भाषा में किए हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की है। तो गुणाकर मूले जो हैं उन्होंने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई वर्धा में की है। कहाँ की है? वर्धा में। 29वां प्रश्न है नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। नेपाली जो भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न लौ अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है। ये जो लौ अक्षर है इसका संबंध किस भाषा से है। ये जो है भाषा वो कौन सा है? मराठी भाषा। एक प्रश्न पहले भी आया था कि देवनागरी लिपि में कौन सा ऐसा लिपि है, ऐसा अक्षर है जो मराठी भाषा से भिन्न होता है। ये तो लौ, जैसे हम लोग देवनागरी लिपि में लौ लिखते हैं तो इस प्रकार लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लिखा जाता है इस तरीके से लिखा जाता है लौ। ये हमारा देवनागरी लिपि में होता है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आज का 31वां प्रश्न है केरल के शासकों द्वारा सिक्कों पर वीर केलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है। तो ये जो लिपि है हमारा ये नागरी लिपि है। नागरी लिपि में लिखा गया है केरल के शासकों द्वारा वीर केलस्य का शब्द। 32वां प्रश्न है टकसाल का संबंध किससे है। ये प्रश्न बहुत ही वीवीआई है। टकसाल का संबंध जो है ये सिक्कों से है। इसे प्रश्न बार बार पूछा जाता है। आप लोग प्रत्येक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को गौर से देखिए, ध्यान से पढ़िए, ताकि एक भी प्रश्न एग्जाम में छूट ना पाए। 33वां प्रश्न है कि श्रवण बेलगोला स्थान है। श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध कहाँ से है। तो इसका जो स्थान से संबंध है या किस स्थान से संबंध है, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए किस धर्म से संबंध है, यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया है। तो इसका संबंध जो है जैन धर्म से है। इसका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। यानी श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध जो है वो जैन धर्म से है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न है कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है। तो मिहिर भोज की जो ग्वालियर प्रशस्ति है वो संस्कृत भाषा में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न है कि दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले थे। ये प्रश्न पहले भी एक बार आ चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा राजा वरगुन। राजा वरगुन को जो है पलियम ताम्रपत्र मिले थे जो कि दक्षिण भारत के राजा थे। 36वां प्रश्न है कि नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी। नागरी लिपि जो है कब एक सार्वदेशिक लिपि थी। जो उसका समय काल है वो 8वीं से 11वीं सदी में जो नागरी लिपि जो थी एक सार्वदेशिक लिपि थी।
37वां प्रश्न है, गुप्तों ने राजधानी को क्या कहा जाता होगा? गुप्तों को राजधानी को यानी गुप्तों की जो राजधानी थी उसे क्या कहा जाता था? उसका जो आंसर है, सही आंसर हो जाएगा कि देवनगर, यानी गुप्तों की राजधानी को देवनगर कहा जाता है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, इस्लामी शासक का आरंभ काल है, यानी इस्लामी शासक जो भारत में आए थे उसका शासन काल कब आरंभ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 12वीं सदी में। 12वीं सदी में जो थे इस्लामी शासक भारत में आ गए थे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा बगल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हम अगर कोई वीडियो को अपलोड करें तो उनकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से जा सके। धन्यवाद।